नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज भाई मुझे रोकना नहीं, इनकी बात नहीं कर रहा, आपकी बात कर रहा हूं। आप लोग मुझे रोकना नहीं, अब मुझे बताने देना बात को, ठीक है? अंकल आप भी गौर से सुने, आंटी आप खामोश, बिल्कुल बेटा तुम भी जज्बाती नहीं होना। अभी देखें, अभी ये कह रहे हैं कि रोज केस भर रहे हैं, रोज केस भर रहे हैं। यार आप स्ट्रेटेजिक विजन से देखो, मैंने हाथ धो धो के हाथ छील दिए हैं, ठीक है? आप समझने की कोशिश करो, ये लोग बता नहीं रहे हैं। एक तो मेन इशू ये है कि यार जो बीमार होगा उससे बीमारी लगेगी ना यार। जो लोग बीमार नहीं है वो हाथ धो धो के एक दूसरे से मिलने को तो बीमारी सबसे पहले, अब देखो जज्बाती नहीं होना, बीमारी सबसे पहले ये बताओ कि आ कहां से रही है, बताओ बीमारी कहां से आ रही है, पता चल गया? बस अब मैं और नहीं बोलूंगा, वरना तुम लोग तूफान बर्पा कर दोगे कि मैंने क्या बात कर दी। जहां से आ रही है यार वहां से रोको ना यार। तुम लोग भी अजीब बात कर रहे हो, जज्बाती हो रहे हो। जहां से बीमारी आ रही है आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मैं नहीं बोलूंगा आप, ठीक है? अब आप लोग खुद बोलोगे, ठीक है? डबल हो गए, 4 गुना हो गए, एक दिन में 1500 केस होगा, ये होगा। अभी तो भाई हजारों को लग गई होगी, ये मैं बता रहा हूं, बिल्कुल जज्बाती नहीं होना, हजारों को लग गई होगी, एंड दिस इज नॉट ए जोक। लेकिन इशू ये कि आ कहां से रही? आप यार वहां से रोक सकते थे ना, लेकिन आपने नहीं रोकी। आपने कल भी नहीं रोकी, आप और लेकर आए। यार अब मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, अब थोड़ा ये छोड़ दो। हमारे मुल्क के अंदर ये इलाकाइयत, सूबाइयत, लिसानियत और फिरकावारियत से आगे बढ़ के सोचो। जहां से आ रही है वहां से रोको यार। समझ बूझ सबको है कि क्या हो रहा है, लेकिन सब जो है मम बैठे होंगे, आज दुगने हो गए, आज तिगने हो गए, आज चौगने हो गए। दुगने तिगने चौगने नहीं हुए। यू नो, क्लोज द बॉर्डर नाउ, स्टॉप इट। आ रहे सारे जी कराची में उतारेंगे सबको। क्यों भाई? ये तलागंग वाला, वो सॉरी फतेह जंग वाला एयरपोर्ट क्यों बनाया इस्लामाबाद के अंदर? वो सारों को वहां उतारो ना यार। सब लोगों को हम कराची उतारेंगे। पहले कम यहां बीमारियां हैं। 2.5 करोड़ आबादी हो चुकी है भी शहर की मेरे ख्याल से। अब ये बंद कर दो ये नॉनसेंस सारी सेंसस ऑफ पाकिस्तान वाली, बेड़ा गर्क करके रख दोगे तुम लोग यार। और क्यों छुपा रहे हो? ये तो बीमारी कैसे फैलती है आप बताओ ना। सब लोग जो है वो इस मुल्क के अंदर ABCD एनीबॉडी कैन डॉक्टर। क्यों भाई? हर आदमी डॉक्टर बना हुआ है। फुंसी निकल आती है वो तो तुम लोगों से खत्म होती नहीं है। और बड़ी बड़ी बातें, चाइना नहीं मुकाबला कर सका, तुम लोग हीरो बन रहे हो। जहां से आ रही है वहां से बंद करो। अब लग पता जाएगा। अब आगे चलता हूं मैं। अब इसकी वजह से भाई ये माशी मसला भी बहुत बड़ा है और ये बड़ा संजीदा मसला है भाई। ये तुम प्लीज सीरियस हो जाओ। ये एक दूसरे को फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे जोक्स भेजना छोड़ दो। ये संजीदा मसला है। और मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। जनाब हनीफ गौहर साहब, साबिक सीनियर नायब सदर FPCCI। इसके अलावा भी बड़ा मैं कहूँगा कि तवील तारुफ है, फिर मैं करना शुरू करूँगा प्रोग्राम जाएगा, लेकिन लोग इनको जानते हैं, बड़े जो है अग्रेसिव बंदे हैं। लेकिन आज मैंने इनको कहा है भाई इस मौजू के ऊपर बात करनी है, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मैं इनसे पूछूंगा कि भाई इस मसले का हल क्या है। ये शादियाने और बजाए जा रहे हैं पाकिस्तान में, फ़ायदा हो गया, फ़ायदा हो गया, इतना कोई फ़ायदा वायदा आगे देखो होता क्या है। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब थोड़ा मैं इसके संजीदा पहलू की जानिब जाता हूँ। पहले भी बहुत संजीदा बात कर रहा था, लेकिन जज्बात ज़्यादा थे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे मुल्क के लोग जो हैं महफूज रहें। इसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि आलमे इंसानियत के लिए दुआ करता हूँ कि सब लोगों की मेरा रब हिफाजत फरमाए। ये वाकई में एक बहुत ही अजीब किस्म का स्कर्ज है जो कि हमारे ऊपर आया। खैर, हनीफ गौहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने इनका तारुफ कराया। हनीफ गौहर साहब, अभी जहां मैं एक पर्सपेक्टिव स्टडी कर रहा हूं जहां लोग बोल रहे हैं कि फ़ायदा होगा, आपको पता है पहले एक हम नैरो विजन लेते हैं, ब्रॉड विजन क्या है, ज़रा नाज़रीन को बताइए। जी हनीफ गौहर साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अली नासिर साहब। जो इस वक्त जो कोरोना की आपने भी बात स्टार्ट की, मैं समझता हूँ कि इस वक्त तो पूरे मुल्क में कोरोना और कोरोना ही है, क्योंकि कोरोना ने गालिबन अभी तो कुछ चीज़ें बंद हो रही हैं कि आप पब्लिक प्लेसेस में ना जाएं, आप शादी हॉल बंद कर दिए। ये बड़ा एहसन इकदाम मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर का है, और जो हमारी पूरी मुल्क के जो बड़े बड़े जहनों ने इकट्ठे बैठ कर ये फैसले किए,
सबसे पहले तो मेरे ख्याल से हमें उसको सराहना चाहिए बिल्कुल। कि जो हमारे मुल्क की इस वक्त ज़रूरत थी कोरोना से बचने के लिए, क्योंकि ये इस किस्म का वायरस है कि जिसके लिए अद्वियात अभी तक ईजाद नहीं हुई हैं गालिबन, इस वजह से ये ज़्यादा परेशानी का उन सब बाइस बना हुआ है। आप देखें बाकी भी दुनिया में बीमारियां होती हैं और इस किस्म की बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन उनके लिए कैंसर का भी इलाज है, बाकी भी आप जितनी भी मोजी बीमारियां हैं तकरीबन उनके इलाज जो है तो आपके आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जो लोग जो परेशान हैं कि खुदा न खास्ता हर इंसान ये समझता है कि अगर उसे कोरोना हो गया तो शायद जो है उसकी ज़िंदगी जो है तो बच ना सके। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे जो पाकिस्तान के जो मेडिकल के अंदर जो लोग हैं, जो अस्पताल हैं, जो डॉक्टर्स हैं, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ पर खुदा न खास्ता उस किस्म की कैजुअल्टी रेट्स जो है तो नहीं है, मैं समझता हूँ जैसे बाकी दुनिया के अंदर हैं। तो इसका क्रेडिट जो है तो यकीनन मैं पाकिस्तान के डॉक्टर्स को और पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स को दूंगा कि कई लोगों को आप सुन रहे हैं कि कोरोना वायरस ज़रूर हो रहा है और वो एडमिट भी हो रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सेहतियाब होने के बाद अस्पताल से रिलीज़ भी हो रहे हैं। तो इसका क्रेडिट यकीनन हुकूमत के पास जाता है और जो प्राइम मिनिस्टर ने जो इक़दाम उठाए वो भी काबिल सताइश है। और जो ख़ास तौर पर जो क्योंकि हम कराची में सूबा सिंध में तो सूबा सिंध के हवाले से जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव है हमारे मुराद अली शाह, जो चीफ़ मिनिस्टर सिंध हैं, जो उन्होंने जो इक़दाम उठाए हैं और जिस अंदाज से वो प्रोएक्टिव चल रहे हैं, इस वक्त वो सुबह एक तो अर्ली मॉर्निंग के उठने के वो शुरू से आदी हैं और वो सुबह उठते हैं और वो हॉस्पिटल्स के विज़िट शुरू कर देते हैं। और यकीन करें वो जितनी मीटिंग्स इस वक्त कोरोना पे कर रहे हैं उन्होंने तमाम चीज़ों को सस्पेंड किया हुआ है। तो उन्हीं को देखते देखते अब हमें नज़र आना शुरू हुआ कि बाकी जो सूबों के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, चाहे उसमें पंजाब को ले लें बुज़दार साहब को, चाहे हम महमूद खान साहब को देख लें KPK में, चाहे आप जो है तो जब उनको देख लें आपका जाम साहब को बलूचिस्तान के अंदर, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट चीफ मिनिस्टर के सूबे के हवाले से जाएगा तो मुराद अली शाह को जाएगा कि उन्होंने सबको एक्टिव किया और उनकी एक्टिविटी के बाद तमाम सूबों के जो वज़राए आला हैं वो भी एक्टिव हो गए। अच्छा हनीफ गौर साहब, यहाँ पर मैं एक इस्तदा करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा, वो ये है कि आप जैसे अच्छे लोग जो कि बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, आप लोगों को इंडिपेंडेंटली भी एक्ट करना पड़ेगा। बेशक कि हुकूमत अच्छे काम कर रही है, लेकिन आप लोग भी बहुत सारे नेक और फिलंथ्रपी के काम करते रहते हैं। मेरे ख्याल से अगर मोबिलाइज़ हो जाए बिज़नेस कम्युनिटी, आप भी ताजर सनतकार लीडर हैं, वो बाकियों को भी मोबिलाइज़ करें तो ये इंडिपेंडेंटली भी कुछ इसके खिलाफ एक्शन भी किया जा सकता है और साथ साथ इसके लिए कोई ना कोई जो तदाबीर हैं उसके लिए भी आप लोग फैसिलिटेट कर सकते हैं। क्या कहते हैं आप बिजनेस कम्युनिटी के रेफरेंस? देखें अली साहब, जैसे आपने फरमाया कि बिज़नेस कम्युनिटी जो है बहुत सारे इस किस्म के कामों में इन्वॉल्व है और बहुत सारे जो आपको ये जो हॉस्पिटल्स जो नज़र आ रहे हैं, जैसे आपको SIUT नज़र आता है, आपको इंडस हॉस्पिटल नज़र आता है, या इस किस्म के बहुत सारे आपको इदारे नज़र आते हैं। अगर आप इनके पीछे जाकर देखेंगे तो ये तमाम के तमाम तकरीबन जो मेजॉरिटी शेयर है वो तमाम बिज़नेस कम्युनिटी का शेयर है। इसके पीछे तमाम के तमाम बड़े बिजनेसमैन हैं जो इसमें बड़ी चैरिटी देते हैं और अपना नाम भी जाहिर नहीं करते। तो आप ये देखें कि हुकूमत के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी जो है इस काम में ऑलरेडी मौजूद है, शामिल है। और अब जो है बिज़नेस कम्युनिटी के जो चीदा लोग हैं उन्होंने भी हुकूमत के साथ साथ इस कोरोना वायरस को बड़ा सीरियस लिया हुआ है और तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं जिनको वो देखभाल कर रहे होते हैं उनमें खुसूसी हिदायत जारी की हैं। डॉक्टर बारी को कहा गया है, मैं देखा कल चीफ एग्जीक्यूटिव हमारे मुराद अली शाह इंडस हॉस्पिटल का उन्होंने विजिट किया, डॉक्टर बारी ने इंडस हॉस्पिटल में उन्होंने तमाम जो इंसुलेशन वार्ड तरतीब दे दिए गए वो बताया गया है उन्हें। तो उस इंसुलेशन वार्ड्स या कि आप ये देखें कि पूरा जो इंडस हॉस्पिटल है वो तमाम के तमाम जो है तो चैरिटेबल लोगों के तवस्सुत से ही वो चल रहे हैं और सिर्फ 1 बिलियन रुपीज़ जो है तो सिंध गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर दिए थे ज़रूर, और 2 बिलियन जो है तो SIUT में डॉक्टर अदीब रिजवी को दिए थे। मैं समझता हूँ कि ये जो पैसों की जो मिकदार है या तादाद है वो उसको बढ़ाना चाहिए कि जिस अंदाज में ये हॉस्पिटल्स काम कर रहे हैं उसके लिए जो है तो ये रकम बहुत महदूद है, कम है। हुकूमत को भी चाहिए कि इस किस्म के इदारों की हौसला अफजाई करें और जो यकीनन जो बिज़नेसमैन हैं वो तो बिज़नेस जब तक पाकिस्तान में होगा, उनकी अर्निंग होगी तो यकीनन वो अपने फंड्स ज़्यादा रिलीज़ कर सकेंगे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता इक्तसादी हालात हमारे मुल्क के ख़राब हुए, इंटरनेशनली ख़राब हुए, जब बिज़नेसमैन बिज़नेस ही नहीं कर सकेगा, सरमाया ही नहीं कमा सकेगा, उसके पास खुद के पास पैसे नहीं होंगे, तो वो यकीनन इस किस्म के हॉस्पिटल्स में भी कोई इमदाद शायद ना कर सके। आपको इकोनॉमिक डाउन टर्न दिखाई दे रही है? क्लियर कट जवाब दें। देखें इस वक्त तो अली साहब बिल्कुल दिखाई दे रही है, ना सिर्फ पाकिस्तान में दिखाई दे रही है, इस कोरोना ने तो पूरे पाकिस्तान की इकॉनमी को हिला कर रख दिया।
आप ये देखें कि आपने एक वक्त में सुना था कि जब बड़ी अरसे पहले जो आपका जो ऑयल प्राइसेस थी कि 30 to 35 बैरल जो है तो गया था डॉलर, और आज वो पोजीशन आ गई है। और आज जो है तो तमाम के तमाम जितने बड़े मईशत के जो एक्सपर्ट हैं वो तमाम गवर्नमेंट को भी ये मशवरा दे रहे हैं कि आप जो है तो आप फ्यूचर बाइंग जो है तो आप करके रख लें रेट्स के ऊपर, क्योंकि ये जो रेट्स हैं आपका जो बड़ा चंक है जो इंपोर्ट आपका होता है वो ऑयल इंपोर्ट होता है आपका, आपकी ज़रूरत है मुल्क की, तो आपका जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भी आपका बचेगा और आपको इससे काफ़ी बेनिफिट होगा। यहाँ पर मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। एक तो क्योंकि हमने एक्सप्लोर किया, दूसरे एस्पेक्ट को भी हम एक्सप्लोर करेंगे। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हनीफ गौहर साहब के साथ बात कर रहे थे इकोनॉमिक सिचुएशन के मुतालिक। हमने एक एस्पेक्ट देख लिया, सक्सेस, लेकिन हमने दूसरा एस्पेक्ट नहीं देखा था। तो भी हनीफ गौहर साहब ने हमारी आंखें खोल दी कि भाई आगे चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। जहाँ एक जगह हम एडवांटेज उठा सकते हैं, वहाँ बिजनेसमैनों की जो तकलीफ़ अब मौजूदा हालात में वो भी इन्होंने बयान कर दी। तो हनीफ गौहर साहब, मैं चाहूँगा अपनी बात को आप मुकम्मल कर लें, फिर हमारे साथ मेरे ख्याल लाइन के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी आएंगे। जी हनीफ गौहर साहब। देखिए, मैं आपसे ये बता रहा था कि जिस तरह से ऑयल प्राइसेस की हमने बात की, तो हमें ज़रूर एचिंग करनी चाहिए और हमें फॉरवर्ड सौदे लेने चाहिए। $30 बैरल से नीचे मैं नहीं समझता। बड़े बड़े माशी लोग जो हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो भी ये कह रहे हैं, बल्कि मैं नाम कोट करूँगा शौकत तरीन साहब का आपको, और इस तरह के बहुत सारे जो लोग हैं, तो इन्हें हुकूमत को ये खुसूसी तौर पे सोचना चाहिए और बड़े फैसले करने पड़ेंगे। इसमें अगर आपकी ब्यूरोक्रेसी अगर डिले करती है तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को फ्रंट फुट पे आना पड़ेगा और उन्हें, क्योंकि उनकी जब नीयत साफ है, जिसके दिल में कोई बेईमानी ना हो, जिसकी नीयत साफ हो, तो उसको बोल्ड फैसले करने पड़ते हैं। तो ये इमरान खान साहब को फ्रंट फुट पे आके फौरी तौर पे, जैसे कि समरी 24 घंटे में जो अप्रूव होती है ना, ये 24 घंटे में अप्रूवल करानी पड़ेगी इस किस्म की समरीज को, तो जाकर इंशाल्लाह ताला ये मुल्क को फ़ायदा होगा। अच्छा, ब्रेक के दौरान हम बात कर रहे थे कि गैस के भी जो मुआहदे हुए हैं उनको भी क्या कुछ करें। देखें, जहाँ तक गैस के जो पुराने मुआहदे हुए हैं, मैं समझता हूँ कि वो सारे के सारे दोबारा से रिकंसिडर करने चाहिए। और अगर उन लोगों के साथ इस किस्म की कोई क्लॉजेज अगर हैं, हम नेगोशिएट कर सकते हैं, तो हमें उन्हीं लोगों के साथ बैठ के नेगोशिएट करना चाहिए। फर्स्ट पार्टी तो उन्हीं लोगों के साथ होनी चाहिए, ताकि उनके साथ जो कोर्ट कचहरी हो वो ना हो सके। उन्हें चीज़ें सब सामने रख के खोल के रखी जाए और फिर हमारी गैस प्राइसेस जो है तो कम हो जाएंगी। अगर हमारी गैस प्राइसेस को हमने कंट्रोल नहीं किया, जो इस वक्त हमारा बड़ा फुकदान चल रहा है गैस के ऊपर, तो हम नहीं समझते कि हम एक्सपोर्ट की बात हम करते हैं तो हम शायद एक्सपोर्ट अपनी बढ़ा सकें। तो जब तक हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी तो आपको पता है कि हमारे मुल्क को हम तरक्की नहीं दे सकते। बड़ी मैं सराहूँगा रज़ाक दाऊद साहब की बात को कि उन्होंने जो 3 दिन पहले जो इकनॉमिक जो मीटिंग्स की हैं पाकिस्तान के तमाम बड़े दिमागों ने बैठकर, और उन्होंने रियलाइज़ कर लिया कि जो हमारी जो हमेशा से डिमांड हुआ करती थी, जो एक्सपोर्ट के जो रिफंड्स हैं, वो रिफंड जो है तो जब तक आप एक्सपोर्टर को नहीं अदा करेंगे तो एक्सपोर्टर जो है तो किस तरह से अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सकेगा। अब रज़ाक दाऊद साहब ने कहा है कि हमने इस किस्म की पॉलिसी बना ली है कि आइंदा जो है तो हुकूमत के पास जमा होने के बजाय आइंदा जैसे ही एक्सपोर्ट हुआ करेगी वो अपना रिफंड जो है तो डायरेक्ट स्टेट बैंक से जाके विड्रॉ कर लेंगे और कैश करा लिया। अच्छा, हुकूमती जमात का भी मौक़िफ़ ले लेते हैं। रमेश कुमार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, बहुत मुतहरिक रहते हैं। वेलकम करता हूँ सर आपको शो में। थैंक यू। रमेश कुमार साहब, बुनियादी बात यह है कि अभी हनीफ गौहर साहब भी ये बात कर रहे थे कि हुकूमत को बहुत ज़्यादा मुतहरिक होना पड़ेगा और शायद जो काम है इतना मुनासिब करने पड़ेंगे कि जो तेल की कीमतों के अंदर कमी है इसका भरपूर फ़ायदा उठाया जा सके। इसके अलावा भी जो माशी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं उनको अवेल करें, क्योंकि इन्होंने ये इंदिया भी दे दिया है कि जब पूरे दुनिया की मईशत डिस्टर्ब है तो पाकिस्तान की भी हो सकती है, जहाँ फ़ायदा लिया जाए वहाँ फ़ौरन लिया जाए। क्या कहते हैं आप? देखिए, मैं समझता हूँ अच्छा खिलाड़ी यही है जो सही टाइम पे सही डिसीजन ले लेता है और मौके का फायदा उठाता है। मगर मौके के फायदे उठाने के लिए जेब में पैसे भी होने चाहिए, वो मोरलिटी भी होनी चाहिए, और ये भी चीजें माना रखती हैं। इतना इजी नहीं है
ऐसे तो माजी में जो हमारा सऊदी के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है 3 साल की डेफर पेमेंट का, अब वो भी किस टर्म्स कंडीशन के ऊपर हुआ, ये भी आप देखते हैं कि हर हुकूमत, अगर सबको पता है कि ये तेल के रेट जो है वो टेम्पररी है। अब जो टेम्पररी जो रेट है उसके ऊपर अगर हम चाहें कि हम अपना तेल की प्राइस फिक्स कर लें, तो मैं नहीं समझता कि इतना इजी है जो है वो कि हमारे लिए कि दूसरे ममालिक जिस वक्त हम जो चीज चाहेंगे वो हमें मिलेगी। मगर फिर भी कोशिश कामयाबी की कुंजी है और कोशिश करनी चाहिए। और हमें कम से कम अपने इस वक्त जो एक तो इकोनॉमी के पहले ही बिजनेस कम्युनिटी के इश्यूज हैं, जो रिफंड के हवाले से बात की गई है, वो पहले भी इश्यूज हैं। IMF की कुछ टर्म्स कंडीशन है, वो भी इश्यूज हैं। मुल्क की जो इकोनॉमी को जो चैलेंजेस है वो आपसे और बिजनेसमैन से, हमसे कोई छुपे हुए नहीं है। मगर उन हालात में अगर कोई ऐसा अच्छा मौका मिलता है तो उसे क्या फायदा उठा सकते हैं। एक तरफ तो तेल का फायदा है, मगर दूसरी तरफ आप ये भी देखें कि इस वक्त जो रोजमर्रा के लोग हैं जो डेली वेजेस के ऊपर काम कर रहे हैं, ये सारा काम जो रुक रहा है, आज लॉकडाउन जिस तरीके से यूरोप में है, जिस तरीके से 1 महीना चाइना में रहा, अगर ये हालात इस तरीके से बिगड़ते गए तो आखिर क्या होगा। मैं तो समझता हूँ अक्लमंदी के साथ, दवा के साथ दुआ की भी जरूरत है कि हम इस क्राइसिस से निकल आए। ये जो क्राइसिस आया है, ये क्राइसिस पूरी दुनिया को लपेट में ले लिया है। तो इस टाइम पे कुछ डिसीजन बिल्कुल करने पड़ेंगे, बोल्ड डिसीजन करने पड़ेंगे। और फायदा और नुकसान तो कम मालिक के हाथ में होता है, मगर कम से कम आदमी की अपनी सर्टिफिकेशन होना चाहिए कि हमने, अगर ये तेल की कीमत कम हुई, हमने इन मुल्कों के साथ जो तेल के पैदावार मुल्क है और इनके साथ हमने बात की, और उसके लिए हमें लाजमी है डेफर पेमेंट हमें नहीं मिलेगी। जो भी हम कैश के ऊपर फायदा उठा सकते हैं, मगर डेफर पेमेंट के ऊपर अगर हम चाहें कि हमें इसी रेट के ऊपर मिलता रहे जाए, कोई एग्रीमेंट हो जाए, ऐसे तो इम्पॉसिबल है, कोई भी बिजनेसमैन नहीं करेगा। ये तो आपने बड़ी गहरी बात की है, और ये वाला एस्पेक्ट जो था वो मेरे जहन में नहीं था। लेकिन ये है कि जैसे आपने कहा कि कैश के ऊपर कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन ये जो आपने अच्छा किया, हमारी रहनुमाई कर दी। लेकिन हनीफ गौर साहब भी इसी तर्ज पे बात कर रहे थे कि ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस भी है। देखिए ये एलिमेंट इन्होंने भी डिस्कस किया हनीफ गौर साहब, जो आपने बताया था। तो अब ग्लोबल क्राइसिस के इम्पैक्ट पाकिस्तान इकोनॉमी पे क्या होंगे? आपने चंद नुकात मुझे बताए थे, मैं चाहूँगा नाजरीन को भी बताएं। आप ये देखें, बिल्कुल मैं रमेश साहब से बात इसके एग्री करता हूँ, लेकिन आप ये देखें कि हमारे जो ताल्लुकात हैं हमारे सऊदी अरब के साथ, और जो हमारी बड़ी इंपोर्ट होती है वो सऊदी अरब से हमारी इंपोर्ट होती है। आप ये देखें कि आज आप उस ऑयल प्राइसेस का एडवांटेज भी उठाएं, और आज आप सऊदी अरब के साथ जो आपके जो अच्छे ताल्लुकात हैं उसका एडवांटेज भी उठाएं। अगर आपके पास पेमेंट्स नहीं भी हैं तो पहले भी आपको जो है तो डेफर पेमेंट के ऊपर सऊदी अरब ने जो है तो आपको ऑयल दिया है। तो मैं समझता हूँ कि यकीनन वो जो डेफर पेमेंट पे दिया था वो उस वक्त की इंटरनेशनल मार्केट रेट के ऊपर दिया था। आज जो है तो जो मार्केट रेट है तो आप मजीद उसका एडवांटेज लेके आप एवरेज कर सकते हैं और इसका आप एडवांटेज ले सकते हैं। आपको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। और दूसरी बात, आपने इकॉनमी की बात की। अली साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपको बताऊं कि क्योंकि हम प्रोग्राम कराची से कर रहे हैं, तो कराची जो है तो पाकिस्तान का दिल है। पाकिस्तान का जो वो हिस्सा है कि जो 60 से 70% जो कराची रेवेन्यू पाकिस्तान को कमा कर देता है, वो कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है यकीनन। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि आजकल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर एक जवाल सा आया हुआ है। आप ये देखें कि कुछ इस किस्म के फैसले किए जा रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वाबस्ता जो लोग हैं वो दिल बर्दाश्ता होते जा रहे हैं। उनकी वजूहात क्या हैं? क्यों कि जो उन्होंने प्लॉट्स यहाँ पर ख़रीदे और जो 18 एजेंसी से एनओसियाँ ली, उन एनओसियाँ लेने के बाद भी उन प्लॉट्स को गिराने के ऑर्डर्स किए जा रहे हैं। और इस किस्म की मायूसी फैलती जा रही है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर कि लोग अब दोबारा मजबूर हो जाएंगे या ये शहर छोड़ने के लिए या ये मुल्क छोड़ने के लिए। तो मेरी वो प्राइम मिनिस्टर से और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये गुजारिश होगी, जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के लिए कानून साजी की गई, जो बिल्डिंग बन गई थी उससे भी रेगुलाइज किया गया। जैसे ही बहरिया टाउन के लिए आपने जो पॉलिसियां बनाई, जो बहरिया टाउन को रेगुलाइज किया गया, मेरी ये गुजारिश होगी अगर कोई निटिग्रिटीज़ हैं तो कराची में बिल्डिंग्स को गिराया ना जाए। कराची की बिल्डिंग्स को अगर कोई कमज़ोरी है तो उसे रेगुलाइज कर दिया जाए, ताकि जो नुकसान है वो ना हो, जो लोग उसमें रह रहे हैं उनका नुकसान ना हो, और जो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर सख्त से सख्त इकदाम करने चाहिए।
ये भी एक आपकी बात आ गई, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर मुफस्सल गुफ्तगू हमने काफ़ी अरसे से नहीं की। आगे आने वाले दिनों के अंदर मौका मिलेगा तो इस बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। पीर बाबा का जिक्र प्रोग्राम में ना आया, ऐसा कैसे हो सकता है? हालात ने ख़राब हो, इन्होंने पीर बाबा का जिक्र भी बीच में कर दिया। खैर, अगर वो प्रोग्राम देख रहे हो तो उनसे भी इस्तदा है, सर मुल्क के अंदर जो क्राइसिस है इसके अंदर आप भी अपना हिस्सा डालें, और अगली किस्त जो मौसूल हो, मैं भी गुजारिश कर देता हूँ तो पीर बाबा की तरफ से, तो वो सर इस जानिब दे दी जाए कि माशी रिकवरी की जानिब। ये बड़ा अच्छा इकदाम होगा, उनकी भी नीयत यही होनी चाहिए, और मेरे ख्याल से हुकूमत की नीयत भी यही होनी चाहिए। और हमारी गुजारिश भी, मेरी तरफ से कम गुजारिश ये, हमारी तो मैं नहीं कहता, मेरी गुजारिश ये, इस तरफ थोड़ी तवज्जो दी जाए। वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।